दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में सिर्फ यमुना का पानी ही गंदा नहीं है, हवा भी जहरीली हो गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार यानी बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने GRAP 2 कल से लागू करने का फैसला किया है। पब्लिक पार्किंग में चार्ज ज़्यादा देना होगा। इसके अलावा बस और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। साथ ही पानी का छिड़काव होगा। डिटेल्स लेते हैं, रोहन सिंह हमारे साथ हैं। बताएं रोहन, क्या क्या बड़े कदम उठाए जाएंगे? जी, जितने कदम आपने बताए वो सभी तो शामिल होंगे ही। इसके अलावा जो पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पर पार्किंग में आपके चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे। आपके जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पे इन्फोर्समेंट बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा हॉट स्पॉट्स की पहचान की जाएगी, वहाँ धूल रखने के को रोकने की प्रयास किया जाएगा। डीजल जनरेटर सेट जो हैं वहाँ पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। जो सोसाइटी में जो खासतौर पर जो वॉचमैन होते हैं उनके पास मैंडेटरी उनको हीटर दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक हीटर दिए जाएंगे ताकि वो लकड़ी ना जलाएं। इसके अलावा बिजली की कटौती कम की जाएगी ताकि लोग डीजल जनरेटर सेट या कोई और जो है उसका इस्तेमाल ना करें। और साथ ही कोशिश की जाएगी कि जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक पुलिस की जो मौजूदगी है उसको बढ़ाया जाए ताकि ट्रैफिक स्मूथ रहे। और इसके अलावा पार्किंग की फीस तो बढ़ाई जाएगी ही। दरअसल जैसे ही 300 के पार पहुंच जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऑटोमेटिकली जो है ग्रेड 2 जो है ग्रैप का जो स्टेज 2 है वो लागू हो जाता है। और अभी आज चूंकि 310 पहुंच गया था, इसलिए जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसकी एक आपातकालीन बैठक हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि अब अगले स्टेज की तैयारी की जाएगी। लेकिन एक बात बता दूं कि अगले कुछ दिनों तक लोगों के लिए बहुत राहत नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि ये जो स्थिति है ये बढ़ने जा रही है, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जो पड़ोसी राज्य है वहां पराली जलाने की घटनाएं किस तरह की हो रही हैं और व्हीकलर जो पॉल्यूशन है वो कितना कंट्रोल में रहता है। शुक्रिया रोहन अपडेट के लिए। और प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ इस पर सियासत भी बढ़ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आदित्य ने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए बीजेपी की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और बीजेपी ने यमुना में जहरीले झाग और हवा में बढ़े प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। 17 से 22 के बीच में 6800 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने यमुना की सफाई पर खर्च किए और 2022 से 2024 तक, मार्च 2024 तक 1700 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी कि 8500 करोड़ रुपया 60 साल में इस दिल्ली की सरकार ने खर्च कर दिया। लेकिन यमुना वैसी की वैसी है। वादा जो अरविंद केजरीवाल ने किया था कुछ नहीं हुआ उसका। तो सवाल ये उठता है कि जो 8500 करोड़ रुपया है वो किसके खाते में गया, कहां गया, किस भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है। जितने STP प्लांट इनको ठीक करने चाहिए थे, काम करने चाहिए थे, वो काम नहीं कर रहे हैं। ड्रेन्स इनकी काम नहीं कर रही हैं। अपनी विफलता छुपाने के लिए एक भी गंभीर उपाय अगर दिल्ली सरकार ने इस पोल्यूशन को रोकने के लिए किया होता तो आज दिल्ली वाले इन बीमारियों से ग्रसित ना होते। सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनका फेलियर है जो दिल्ली की जनता भुगत रही है। दिल्ली की जनता जो ये बद से बदतर दिल्ली देख रही है वो अरविंद केजरीवाल तुम्हारे शासन की देन है। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा और यूपी से पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने हरियाणा और यूपी की बीजेपी सरकारों से पराली की घटनाओं पर लगाम कसने की बात कही है। पंजाब में हमारी सरकार ने काम किया और वहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार घट रहा है। पराली जलने की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से और नेताओं से अपील है कि प्लीज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली घटना जो जलने की घटनाएं उसे रोक लगाइए। दिल्ली में पोल्यूशन का क्या है सॉल्यूशन और इस बार क्यों हो रही है जमकर सियासत, इसी पर होगी आज बड़ी चर्चा आवाज अड्डा में शाम 7:57 पर। ब्रिक्स समिट से पहले पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर अच्छी खबर सामने आई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के मुद्दे पर भारतीय और चीनी सैन्य वार्ताकार समझौते पर पहुंच गए हैं।
areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. इधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक डॉक्टर शहनवाज मीर समेत 6 मजदूरों की जान गई है, 5 लोगों के घायल होने की भी खबर है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। TRF प्रमुख शेख सज्जाद गुल हमले का मास्टरमाइंड है। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू और कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर करने का निर्देश दिया गया है। और हमले की निंदा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है कि हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। विमानों में बम की धमकी देने वालों के खिलाफ सरकार के तेवर सख्त हो रहे हैं। आरोपी के खिलाफ जेल, जुर्माने के साथ साथ नो फ्लाई लिस्ट में भी डालने की कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्रालय, सिविल एविएशन मंत्रालय समेत दूसरे मंत्रालयों की इसमें बैठक हुई है। इस बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी धमकी दी है। पन्नू ने कहा है कि 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया की विमानों से यात्रा ना करें। इधर 5 दिनों में 100 से ज़्यादा बम की धमकियां मिल चुकी हैं। इसलिए अब सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है और कानून भी बदला जा सकता है। Whenever there is a bomb threat case happening, or if it is through a call, or if it is through social media, or if it is through some other means, we have a strict protocol that we follow. Because for us, like I said, safety and security is the foremost aspect, and this we follow through the international guidelines itself. And once that protocol is set, then we follow it thoroughly, word by word, whatever rule or whatever protocol that has been set, we follow it thoroughly, each and every point. And as we have seen that we have been getting repeated ones, and most of them are hoax bomb threats. So once this has happened, then we have had multiple meetings. सोना चांदी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बुलियन बाजार में आज तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिवाली से पहले ही वायदा बाजार में चांदी का भाव 1,08,000 रुपए के पार निकल चुका है। खबर पर पूरी अपडेट दे रही हैं कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। जी हाँ, चांदी ने आज 1,00,000 रुपए प्रति किलो के लेवल्स छू लिए हैं और अब बाजार को लगता है कि यहाँ से और भी तेज़ी आएगी और 1,25,00,000 रुपए की अटकलें अब लगाई जा रही हैं। भारतीय बाज़ारों में 26% की तेज़ी के बाद ये ऑल टाइम हाइज बने हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की अगर बात करें तो वहाँ पर डॉलर टर्म्स में 42% की तेज़ी के साथ चांदी फ़िलहाल 12 साल के हाइज पर कारोबार कर रही है, जो कि $34 प्रति आउंस है। चांदी का ऑल टाइम हाई 2011 में बना था, जब चांदी ने ऑलमोस्ट $50
प्रति आउंस के लेवल को छुआ था, तो उन स्तरों से फिलहाल हम काफ़ी नीचे हैं। बाजार को लगता है कि क्योंकि ये चौथा ऐसा साल है जब मार्केट में चांदी की डेफिसिट है, इन्वेस्टमेंट डिमांड तो बड़ी ही है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते चांदी लगातार यहाँ पर फेवर में रह सकती है। और चांदी ने क्योंकि आउट परफॉर्म किया है सोने को और बाकी दूसरे एसेट क्लासेस को भी, तो चांदी की तेज़ी अब बाजार को लगता है कि और बढ़त दिखा सकती है। जहाँ तक सोने की बात है, यहाँ पर हमने ऑल टाइम हाइज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में बनते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों में अब तक चांदी में हमने करीब 25% की तेज़ी आते हुए देखी है इस साल में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये तेज़ी 33% तक की बन चुकी है। ऑफ कोर्स सोने में तेज़ी इसलिए है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में हमने सेंट्रल बैंक्स को खरीदारी करते हुए देखा है। मिडल ईस्ट की चिंताएं हैं ही, चीन और ताइवान के बीच में भी कुछ कंसर्न्स हैं, टेंशंस हैं, उसका भी फ़ायदा यहाँ पर सोने ने उठाया है। साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने तो रेट कटौती की ही है। आज बैंक ऑफ कनाडा इस हफ्ते भी यहाँ पर रेट कटौती और कर सकता है। यूएस नवंबर में रेट कटौती कर सकता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के पहले हमने खरीदारी यहाँ पर आते हुए देखी है। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप सोने को फिलहाल शॉर्ट करें। इवन एज ये रैली ओवर हीटेड है, तेज़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन आपको बिकवाली की राय यहाँ पर कोई नहीं देगा। ऑफ कोर्स कुछ बहुत मुनाफा वसूली इस साल के अंत तक आ सकती है, लेकिन मार्केट सोचता है कि 2025 भी यहाँ पर लगातार आपको तेज़ी ही दिखाएगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बेहतर सेट होती है। ये दशक कमोडिटी का होगा, सोने में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, ये कहना है इनाम होल्डिंग के डायरेक्टर मनीष चोखानी का। साथ ही उन्होंने चांदी और यूरेनियम में भी रिकॉर्ड तेजी की उम्मीद जताई है। ये दशक इज़ द डेकेड ऑफ अगेन हार्ड एसेट्स, कि इसमें कमोडिटीज़ और इस टाइम गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम में जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, आई थिंक द प्राइसेस विल बी फार हायर देन व्हाट पीपल कैन इमेजिन। एंड इंसिडेंटली 20 साल का जो रिकॉर्ड है, गोल्ड एंड सेंसेक्स रिटर्न्स आर द सेम। तो हम इतना मेहनत करते हैं, शेयर ढूंढते हैं, मेरी वाइफ इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन मी, सो मे बी दिस इज़ द दिवाली फॉर द वाइफ्स टू सेलिब्रेट। बट हैविंग सेड दैट, आई डू थिंक कि ये डेकेड में इमर्जिंग मार्केट्स, एंड हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बहुत ध्यान देते हैं, बट इंडोनेशिया जैसा मार्केट भी बहुत पीछे नहीं है, और इंटरेस्ट रेट भी वहाँ कट होने वाले हैं। तो आई थिंक देयर इज़ बैक टू दिस पीरियड ऑफ हार्ड एसेट्स। आज मजबूत शुरुआत के बाद बाजार ऊपर से फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 73 पॉइंट गिरा, निफ्टी भी 73 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरे। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। बताया कंचन, सबसे ज़्यादा किन शेयर्स में गिरावट और कहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखी? जी, जैसे कि आपने बताया कि बाजार में सुबह एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज हमें देखने को मिला और लाल निशान पे जाके बंद हुआ। सेक्टर स्पेसिफिकली सिर्फ ऑटो ऐसा शेयर था जहां ऑटो ऐसा सेक्टर था जहां पे हमें हरा निशान देखने को मिला, बाकी सारी जगह हमें एक लाल निशान देखने को मिला। अगर निफ्टी के सबसे पहले गेनर की बात करी जाए तो बजाज ऑटो में करीबन 4.5%, HDFC बैंक 3%, एशियन पेंट भी करीब 2% और M&M करीबन 1% की बढ़त के साथ आज बंद हुए। साथ में लूजिंग पॉकेट में सबसे पहला नाम आता है टाटा कंज्यूमर का, जहां पे हमें करीबन 8% की गिरावट देखने को मिली। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक 4.5%, बजाज फिनसर्व 3.5% और BPCL में भी करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप की अगर बात करी जाए, गेनिंग साइड में सबसे पहला नाम है टाटा केमिकल्स, जहां पे हमें करीबन 10% का एक अपसाइड देखने को मिला। ओबेरॉय रियलिटी में 3.5%, मैज़गाउन शिप बिल्डर में 3% और साथ ही साथ BSE में हमें 1.5% की एक बढ़त देखने को मिली। लूजिंग साइड में सबसे पहले नाम आता है कोफॉर्ज का, जहां पे करीबन 6% का एक डाउनसाइड आज देखा गया। वोडाफोन आइडिया 6%, साथ ही साथ L&T फाइनेंस में भी 5.5% और MRPL में करीब हमें 4.5% का एक डाउनसाइड देखने को मिला। शुक्रिया कंचन। और इनकम टैक्स फाइल करने वाले करोड़पतियों की संख्या 10 साल में 5 गुना बढ़ी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक आधे टैक्स पेयर्स की सालाना आमदनी 4.5 से 9.5 लाख रुपए की होती है। इनकम टैक्स की रिपोर्ट में और क्या खास है, बता रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। जी हाँ, कौन कौन बनेगा करोड़पति? अब आप सोच रहे होंगे कि करोड़पति बनना इतना आसान है क्या? अब पता नहीं आसान है कि नहीं है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इनकम टैक्स विभाग के आंकड़े कुछ ऐसे ही कहानी बयां कर रहे हैं। अब देखिए कि पिछले 10 साल में कहें तो करोड़पतियों की संख्या 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। अब इनकम टैक्स के आंकड़े के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2013-14 में जिनकी टैक्सेबल आमदनी या फिर कहें मोटी भाषा में सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, उनकी संख्या थी सिर्फ 44,078। लेकिन आज यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 में इनकी संख्या हो गई है 2,30,000। अब
ऐसा नहीं है कि पहले ये सारे लोग लाखपति थे अब करोड़पति हो गए। कुछ लोग ऐसे भी इनमें से होंगे जिनकी आमदनी करोड़ों में तो होगी लेकिन बता नहीं रहे होंगे, लेकिन अब नियम के दायरे में आ गए हैं, कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं तो करोड़पति अपनी आमदनी दिखा रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी आमदनी लाखों में होगी अब करोड़ों में पहुंच गई होगी। लेकिन आंकड़े ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोग जो अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाते हैं उनकी संख्या पिछले 10 साल में 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, अब करोड़पति में भी एक कैटेगरी हमने निकाला है कि जिनकी सालाना आमदनी 100 करोड़ रुपए से लेके 500 करोड़ रुपए के बीच होती है। जी हाँ, सालाना आमदनी 100 करोड़ रुपए से लेके 500 करोड़ रुपए के बीच होती है, यानी होती भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब 2013-14 में असेसमेंट ईयर में इनकी संख्या, ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 थी, और असेसमेंट ईयर 23-24 में यानी 10 साल में इनकी संख्या 2 से बढ़कर 262 पे पहुंच गई है। यानी 262 लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आमदनी टैक्सेबल इनकम 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच है। अब आइए एक दूसरा आंकड़ा आपको दिखाते हैं। अब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदनी वाले भी लोग हैं क्या? जी हाँ हैं। अब इनकम टैक्स के आंकड़े के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2013-14 में सिर्फ एक व्यक्ति ने अपना टैक्सेबल इनकम सालाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाया था। लेकिन असेसमेंट ईयर 23-24 में यानी 10 साल बाद 23 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स को बताया है कि मेरी सालाना टैक्सेबल इनकम जो है वो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एक और ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई नौकरी पेशा लोग नहीं है इनकम टैक्स के आंकड़ों के मुताबिक, और जाहिर तौर पर होनी भी नहीं चाहिए। चलिए एक दूसरा आंकड़ा आपको दिखाते हैं, वो यह है कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की संख्या 2013-14 में असेसमेंट ईयर में 3.3 करोड़ थी। अब वो बढ़ करके असेसमेंट ईयर 23-24 में 7.5 करोड़ हो गई है। यानी इनकम टैक्स भरने वाले, रिटर्न फाइल करने वाले इंडिविजुअल लोगों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ी है 2013-14 के मुकाबले 2023-24 में। तो ये है सारी कहानी जो इनकम टैक्स के आंकड़ों में आपको दिखती आ रही है। और ये जो पूरा आंकड़ा आया है ना इनकम टैक्स विभाग का, आपको बता दूं कि ये इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोगों की आमदनी के आधार पर तैयार किया गया है, और उसी के आधार पर हमने आपको दिखाया कि आखिर कौन कौन बनेगा करोड़पति। यानी असेसमेंट ईयर, आने वाले असेसमेंट ईयर में हो सकता है आप भी इसमें शामिल हो जाए। और फेस्टिव सीजन पर सरकार ने आम जनता को राहत देने की कोशिश की है। कल से सरकार भारत ब्रांड फेज 2 में सस्ती दरों पर कई कमोडिटीज बेचने की शुरुआत करेगी। एनसीसीएफ की 100 से ज्यादा वैन्स 4 राज्यों के अंदर घूम घूम कर सस्ती दरों पर सामान बेचेगी। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। बताएं असीम। मनोज, त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान कई कमोडिटीज के ऊपर प्रेशर भी देखा जा रहा है, यानी कि आटा, दाल, चावल, चीनी जैसी चीजों पर थोड़ी सी महंगाई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में सरकार ने अब इन चीजों को सस्ती दरों पर बेचने का फैसला किया है। सरकार करीबन 7 कमोडिटीज है जिनको कि बाजार के अंदर बेचेगी। आटा बेचा जाएगा, चावल बेचे जाएंगे, दाल बेची जाएगी और चना जो है उसको भी बेचा जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं आटे की, तो आटे की कीमत सरकार ने 300 रुपए 10 किलो की रखी है, जबकि चावल की कीमत सरकार ने 10 किलो की 300 रुपए रखी है। मूंग दाल सरकार 107 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचेगी। साबुत मूंग सरकार 93 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचेगी। इतना ही नहीं, जो चना है वो करीबन 70 रुपए चना दाल बेचा जाएगा, जबकि जो साबुत चना है वो 58 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाएगा, और जो मसूर दाल है वो 89 रुपए के हिसाब से बेची जाएगी। ये भी बता दूं कि सरकार प्याज और टमाटर भी बेच रही है। टमाटर करीबन 65 रुपए किलो बेच रही है और प्याज 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खुले बाजार में बेचा जा रहा है। तो सरकार का यही इरादा है कि जो लोग हैं उनको महंगाई ज्यादा ना छुए। तो ये एनसीसीएफ की 100 वैन्स के जरिए सरकार पूरे भारत में सप्लाई करेगी। कल से 4 राज्यों के अंदर इसकी शुरुआत होगी और आने वाले 10 दिनों के अंदर पूरे देश के अंदर ये वैन्स घूम घूम करके ये कमोडिटीज बाजार के अंदर बेचेंगे। शुक्रिया असीम। और यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हम तुरंत हाजिर होंगे। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। घर खरीदारों को बिल्डर की मनमानी से बचाने के लिए फोरम फॉर पीपल कलेक्टिव एफर्ट्स ने कंज्यूमर एक्ट के अंदर घर खरीदारों के लिए अलग से गाइडलाइन बनाने की मांग की है। एसोसिएशन के मुताबिक 100 से 10 शिकायत घर खरीदारों की होती है और एफपीसी के प्रेसिडेंट अभय उपाध्याय का कहना है कि बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगनी चाहिए। मैं ये सारी बातें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के उसमें ला रहा हूं और मेरे को लगता है कि वो लोग इस पर काम जरूर कर रहे होंगे, क्यों नहीं करेंगे, रेरा आया उसी वजह से था। लेकिन चूंकि लोग कंज्यूमर फोरम में जा रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर का भी ये दायित्व बनता है कि वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करें और वहां पे जो अनियमितता चली वो अपनी एक्ट के हिसाब से गाइडलाइंस लेकर के आए। और एक बार फिर से चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, क्या पॉइंट्स रख रहे हैं ये लोग? देखिए, अगर मैं कंज्यूमर शिकायतों की बात करूं तो जो बिल्डर्स हैं उनके अगेंस्ट शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब तक जो जितने भी 3 फॉर्म्स हैं उसके अंदर 5,000 से ज्यादा शिकायतें अभी भी लंबित हैं। और अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं, अलग अलग सेक्टर्स की काफी सारी कंप्लेंट आती हैं, लेकिन हम एक आंकड़ा रख रहे हैं आपके सामने कि 100 में से 10 जो कंप्लेंट्स हैं वो हाउसिंग से रिलेटेड आती हैं कि बिल्डर उनको मनमानी कर रहा है, बिल्डर उनको पोजेशन नहीं दे रहा है, बिल्डर बार बार डिले कर रहा है। तो ऐसी शिकायतों के लिए एक जो फोरम है वो लगातार सरकार से ये मांग कर रही है कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत घर खरीदारों के लिए एक अलग से गाइडलाइंस बना दीजिए, ताकि अगर ऐसी कोई शिकायतें आती है तो उनको निपटारा करने में काफी आसानी से डील करना पड़े। जितनी भी ये सारी शिकायतें हैं इनको डील करने के लिए कंज्यूमर फॉर्म्स के पास एक गाइडलाइंस होंगी, एक रेगुलेशन होगा, तो उसके तहत वो शिकायतों को आसानी से डील कर पाएंगे और जितने भी घर खरीदार हैं उनको आसानी से पोजेशन मिल पाएगा या उनकी जो मिसलीडिंग एड के जरिए उनको गुमराह किया जाता है उनके ऊपर कार्रवाई भी बिल्डर्स के ऊपर हो पाएगी और बिल्डर्स की मनमानी के ऊपर नकेल कस पाएगी। शुक्रिया असीम। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप रहिए खबरों पर अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।